आज का ये वीडियो जैग एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 2024 में अपना एसएसबी देना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आर्मी ने क्लैट पीजी के स्कोर को मैंडेटरी बना दिया है, सो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई तो करना ही है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 75 डेज के अंदर में क्लैट पीजी एग्जाम को एकदम बढ़िया से यहाँ पे क्रैक कर सकते हो, स्कोर ला सकते हो एकदम बढ़िया। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट्स देखने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें अलॉन्ग विद जॉक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए थ्रू क्लैट पीजी, बाकी पूरा डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर मान लो आप एग्जाम की तैयारी इस बार क्लैट पीजी के कर रहे हो और आपको जरूरत है कि आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स जो है आपका चैंपियंस वाला, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर केवल 4899 में हम लोग आपको पूरा का पूरा जो आपका क्लैट पीजी का सिलेबस है ना, सारे लॉ के सब्जेक्ट्स, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में कवर करवा के पूरा दे देंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको 70 मॉक पेपर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, अलॉन्ग विद 50 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको रिसेंट और लैंडमार्क केसेस जितने आपके हैं वो पूरे हम लोग कवर करके यहाँ पे देने वाले हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप डेफिनेटली यहाँ पे सोच सकते हो। अब बिना देर के शुरू करते हुए सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ एसेंशियल बातें कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि जैग एंट्री में बैठने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। पहली चीज, आपके पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अपनी एलएलबी डिग्री के अंदर। अब चाहे ये 3 साल की हो और चाहे ये 5 साल की हो, उससे मतलब नहीं है। एलएलबी के अंदर आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर आप मान लो कैटेगरी वगैरह के उसमें हो तो हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, उसका यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो नहीं है, बट 55 आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसके अंदर अगर मान लो आप 3 ईयर वाले एलएलबी में हो तो आपको जो ग्रेजुएशन था ना, उससे लेना देना नहीं है। एलएलबी का जो है वो 55 जो है होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके अब जो है क्लैट पीजी की 2023 की जगह यहाँ पे ये 24 होगा। 24 यहाँ पे स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको इस चीज को यहाँ पे लेके चलना। एलएलएम आपने करा नहीं करा उससे मतलब नहीं है, स्कोर आपके पास होना बहुत जरूरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने की। अब आप बात सोचोगे कि बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। मतलब इसका यह है कि आपके पास आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट और आपका जो प्रोविजनल डिग्री है, वो दो चीजें अगर हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को आप बेसिकली बार काउंसिल में रजिस्टर करा सकते हो। और जो कि आप बार काउंसिल में रजिस्टर करा सकते हो, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल उस हिसाब से हो जाओगे। और लास्टली आपको जो कैंडिडेट है वो आपका एक ऐसे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि बार काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपकी होती ही है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपके क्राइटेरिया हो गए फॉर जैग एंट्री। अगर आपको मान लो इसको लेकर कोई डाउट या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर पूछिए, मैं आपको पूरा आंसर इसका करूंगा। इसके बाद चलिए बात करना शुरू करते हैं कि भाई क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न क्या है, जिससे कि आप ये समझोगे कि एग्जाम की तैयारी होने कैसे वाली है। सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जो पेपर है ये 120 मार्क्स का आपका होता है, जिसमें कि आपको 2 घंटे मिलते हैं पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि 120 क्वेश्चंस के लिए आपको एक आंसर, अगर 1 मार्क मिलता है और आपने एक क्वेश्चन सही करा, और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, मतलब 1/4 मार्क्स आपके गलत आंसर पे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा इस बार जो पैटर्न है वो आपका ये वाला होगा, 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस वाला। इसके अंदर क्या होगा, आपको देखिए पैराग्राफ नंबर 1 मिलेगा, उसके अंदर आपको 300 से लेके 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिलेगा, जिसके के जुड़े हुए आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। इन 10 में से मिनिमम समझ लीजिए 3 से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका क्या आंसर डायरेक्टली पैराग्राफ में दिया है, तो आपको आपकी रीडिंग एबिलिटी पे काम करना है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ होगा वो आपका एक केस लॉ से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे ज्यादा से 12 में से 9 पैराग्राफ केस लॉ से जुड़े हुए होंगे, तो आपको केस लॉस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये केस लॉस किस तरीके के होते हैं, कुछ केसेस आपके लैंडमार्क होते हैं, जैसे नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ शाइन, सुशीला अग्रवाल, इस टाइप के केसेस। और कुछ ओके होते हैं रीसेंट केसेस, ये ऐसे केसेस होते हैं जो कि आपको डे टू डे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पास करता है, तो आपको दोनों की नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका यहाँ पे जो पैराग्राफ होता है ये आपके एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ नवतेज सिंह जौहर की, तो वो जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा है, उसके अंदर आपके कई सारे, आपके आईपीसी भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा उसमें कह दो कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ऐसे करके ना जितने सब्जेक्ट्स वो बेसिकली केस कवर करता है, उतने सब्जेक्ट्स जुड़े हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अब उसके हिसाब से हम लोग ये समझ लेते हैं, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्ली कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से जो बचा हुआ टाइम है उसमें अपनी तैयारी को प्लान करना है। देखिए, आप 75 डेज के हिसाब से चीजें लेके चल रहे हो। ये वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ 28 या 29 तारीख को अगस्त में, तो आपके पास 75 डेज कहाँ से होते हैं, 3 अक्टूबर को देखिए पेपर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए ये पूरे हो गए आपके 30 दिन, ये हो गया आपके 30 दिन, ये हो गया आपके 60 दिन।
और यहाँ पे सितंबर में मान के चल रहे हो कि थोड़ा सा और चीज़ें प्लानिंग और वो सब करने में 15 दिन आपके लग जाएंगे। तो 15 दिन हो गए, 75 दिन टोटल आपके पास है, ये आपका हो गया। अब इसके अंदर ये समझ के चलिए कि ये जो पहले के 45 डेज है यहाँ वाले, इनके अंदर आपको आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को खत्म करना है, जिसके बारे में बात करूंगा कैसे आप प्रिपेयर करोगे, और आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है अपने केसेस को। और जो बचे हुए यहाँ पे 30 दिन है, इसके अंदर आपका रिवीजन का और मॉक पेपर का काम यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ टाइम कैसे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस पिरामिड की, कि जब आप तैयारी करते हो तो आपको किस तरीके से किस ऑर्डर में चीज़ों को यहाँ पे करना है, बिकॉज बिना ऑर्डर के आप भटक जाओगे। आप पहले केस लॉ में घुस गए तो आप बाकी चीज़ें एकदम मतलब एकदम बर्बाद हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे पहले होता है फाउंडेशनल स्टडीज, मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ कॉलेज में पढ़ी है, जो पढ़ाई आपने करी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी की, सीआरपीसी की, एविडेंस की, वो सब कुछ वो फाउंडेशनल स्टडीज है। उसके बाद जब आप केस लॉ की स्टडीज पे आते हो तो आपके रिसेंट लैंडमार्क केसेस है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजंस होते हैं या जो रिसेंट केसेस होते हैं, वो होती है केस लॉ की स्टडीज, वो आपका सेकंड नंबर पे आता है। बिना फाउंडेशन को अच्छे से करे, केस पढ़ने गए आप, केस में आपको कुछ समझ में आया ही नहीं कि लिखा क्या है, होता क्या है, तो मजा नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे पहले फाउंडेशन खत्म करो, फिर अपने केस लॉ की स्टडी पे आओ। लास्ट में क्या आता है, एमसी और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस। अब देखिए एमसीक्यूज और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस 75 डेज में थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम बचता है वो करने का, लेकिन तब भी हम उसके अंदर 15-20 दिन डेडिकेट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको अभी वो बताऊंगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि आपका टारगेट क्या होने वाला है क्लैट पीजी के लिए, भी ध्यान रखिए भाई। टारगेट जो आपका होने वाला है वो है कि आपको कम से कम 35 से लेके 55 से 60 मार्क्स ला के चलने हैं, ठीक है। मिनिमम 35 का टारगेट होना चाहिए, 35 प्लस आना ही चाहिए, वरना उससे कम में ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने मान लो एसएसबी के लिए इस बार कहा कि हम इतने ही लिमिटेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे बेस्ड अपॉन जो मेरिट यहाँ पे निकला है, तो हो सकता है कि आपका एसएसबी का चांस चला जाए। तो मैं मिनिमम जो सजेस्ट करूंगा वो है 35 प्लस आपको लाने ही लाने इस एग्जाम के अंदर, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 120। तो ये बहुत ही कोई डिफिकल्ट टारगेट नहीं, मुश्किल टारगेट नहीं, आराम से आपके 75 डेज की प्रिपरेशन में ये काम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट ये है, मेहनत करनी है आप। अब इसके बाद चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है यहाँ पे सब्जेक्ट्स का, कि भाई अगले 75 दिन में किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, वो समझ लेते हैं। आपको आपकी पढ़ाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है बिजनेस लॉ का, दूसरा पार्ट होगा क्रिमिनल लॉ का, तीसरा पार्ट होगा अदर्स मिसलेनियस का, और चौथा पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है। बिजनेस लॉ ज़्यादा अच्छे से आता है, आप बिजनेस लॉ को कम टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो। क्रिमिनल लॉ अच्छे से आता है, बाकी सब्जेक्ट्स को कम टाइम दो, उसको ज़्यादा टाइम दो। ऐसे मतलब आपको बैलेंस करके चलना है। पहली बात तो ये होगी। परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कितना परसेंट क्वेश्चन किस एरिया ऑफ लॉ में से आता है, ये आप देख ले, समझ लीजिए। सब्जेक्ट्स जो थे मैंने मेंशन कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला ये जो ब्लॉक है, ये इसलिए मैंने इसमें लेबर एनवायरमेंट डाला, बिकॉज काफ़ी हद तक सिमिलर यहाँ पे उसका जो चीज़ें रहती हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो रहते हैं, इसीलिए। इसके बाद चलिए देखना शुरू करते हैं कि आपको ये जो चारों पार्ट्स ना, इसके अंदर पढ़ाई आपको कैसे करनी है, कितने दिन आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देने हैं यहाँ पर, और किस तरीके से आपको केस लॉज को और अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना है, सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक काम ये करिएगा कि आप लोग, मेरी एक वीडियो है जिसमें कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं, कैसे करने, बिल्कुल टीयर वाइज मैंने बताया है। उस वीडियो को जाके खोल लीजिए और उसके अंदर से सिलेबस जो होगा पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। एक काम ये करिएगा इन सब्जेक्ट्स को करने के पहले, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कितने दिन किस में लगाने हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप जब देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको कम से कम समझ लीजिए 7 दिन लगाने हैं इन टोटल। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने, और उसके साथ में जो आपके रीसेंट केसेस हैं और जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उनको आपको अच्छे से करके यहाँ पे चलना है। इसी के साथ में इसी 60 दिन के टाइम में आपको इसको खत्म करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 दिन में खत्म होना है। अलॉन्ग विद दैट, ये जितने आपके सब्जेक्ट्स देख रहे हो, जितने सब्जेक्ट्स, इनका आपको केवल ओवरव्यू लेना है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 2 दिन लगाओ, उससे ज़्यादा लगाने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है अंडर एनी सर्कमस्टांस। और 1 दिन आप रखो फिर पूरा प्रॉपर रिविजन के लिए। तो आपके 10 दिन यहाँ पे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट को यहाँ पे समर्पित, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग इस बात पे भी कि जैसे मान लो अगर खुद से प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, आपको ज़रूरत है और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्रिपेयर करना है, तो आप 4899 में आओ यार। बढ़िया आपका, हम लोग आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा के दे रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में। उसके साथ में आपके जितने भी मॉक पेपर्स है 70+50 हम लोग के पास जो सब्जेक्ट वाइज है वो रहेंगे, और आपके रिसेंट लैंडमार्क केसेस की यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स और बाकी चीज़ें वो पूरा हम लोग प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। तो आपको एनरोल करना है तो आप सोच सकते हो 4899 में। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉस की। देखिए बिजनेस लॉस के अंदर आपको कितने दिन देने हैं। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स था तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आप समझ के चलिए कि आपको 5 से लेकर 6 दिन देने हैं, सीधा सीधा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कि क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे इतना टाइम लेके चलना है। और इसके अंदर आपको केस लॉस भी इसी के साथ आपको करके चलने हैं सारे सारे। उसके बाद आप ये समझ लो, ये टीपीए और ये जितना भी बाकी का पोर्शन है, इसको आप चाहो तो
3-4 दिन दे दीजिए मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका 10 दिन में कहीं न कहीं कंपनी लॉ का पार्ट भी, जो बिज़नेस लॉ का पार्ट है, वो भी खत्म आराम से हो जाएगा, 9-10 दिन में आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। क्रिमिनल लॉ के अंदर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको देना है यहाँ पे जाके 7 दिन 1 हफ्ता, काम खत्म। केस लॉज़ इसके साथ में करो, हो गया। ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, इनको आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 दिन के अंदर ही खत्म करो, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, तो 9 दिन आपके यहाँ पे हो गए सीधे-सीधे। ये हो गया आपका, ये डन है केस लॉज़ के साथ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अदर लॉज़ की। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे 4 है इन टोटल। सबसे पहले आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को गए आपने उठा के इसको 3 से 4 दिन दिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस गए, इसको आपने 3 दिन दिए। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, ये दोनों को आप पकड़ो, इसको आप 4 दिन दो। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7 और 4 ये आपका 9 हो गया। ठीक है, और बाकी ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप जाओ टाइम दो, इसको भी आप कह लो कि आईपीआर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट और बाकी चीज़ें वो मिला के आपका समझ लो करिए 2 दिन में हो जाएगा। तो ये 10 दिन आपका टोटल यहाँ पे हो गया। तो टोटल 40 दिन का मैंने आपको पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, कैसे आपको करना है, किस पोर्शन में कितना टाइम जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा। सिलेबस के लिए आप सिलेबस वाली वीडियो एक बार खोल लीजिएगा। अब बात करते हैं केस लॉज को आपको कैसे करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब यहाँ पे समझ लीजिए किस तरीके से केस लॉ को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन होते हैं, जिसमें कि मान लो केस पुट्टा स्वामी का हो गया, राइट टू प्राइवेसी वाला, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे। उसके अलावा ये नवतेज सिंह जौहर, शायरा बानो, इस तरीके के जजमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इंपॉर्टेंट राइट डिसीजंस। और ये आपके समझ लो 2017 से लेके 2023 तक के यहाँ पे मिलेंगे आपको। आप एससी ऑब्जर्वर पे भी जाके इसको पढ़ाई कर सकते हो, बल्कि इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई है, कितने केस लॉज आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो भी जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। सोर्सेज क्या होंगे वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि समझ लीजिए कि एससी ऑब्जर्वर पे आप चले जाइए, ये आपके बेसिकली समझ लीजिए 100 से लेके 150 केसेस ऐसे होंगे जो कि आपको करने हैं। इसके बाद एसेट डिसीजंस, जो आपके ये वाले आपके हैं रिसेंट वाले केसेस जिनकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। लैंडमार्क हमने कर ली, रिसेंट पे आते हैं। रिसेंट वाले वो केसेस हैं जिसके अंदर आपको ये देख के चलना है, जैसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मान लो किसी डिसीजन में दिया, वो देखो। फिर एसेट डिसीजन जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी इन रिसेंट उसमें मोहम्मद जुबैर करके एक आपके फैक्ट चेकर थे, जिनको कि अभी बेल का पूरी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे एक अच्छा जजमेंट दिया गया था। उसको एक इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो कंट्रोवर्शियल इशू था, जिसपे जजमेंट आया। ऐसे अमीश देवगन का था, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी का था। ये सब जजमेंट जो होते हैं क्लैट पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है, ये आता है। उसके अलावा यहाँ पे एसेट डिसीजन जिसमें कि किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पे के नजीब का केस था, यूएपीए के लिए ये आया था। लक्ष्मी वाला चंद्रागी वाला जो केस था, ये सीआरपीसी और आईपीसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट केस था, ये आया था। इस टाइप के केस देखने हैं। और फिर ऐसे केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करते हैं मान लो, वो भी आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप ये समझ के चलो कि जब मैं नॉर्मल डेज में आपको सजेशन देता कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है, तो मैं आपसे कहता है कि 2021 से लेकर 2023 तक के केसेस पढ़ो। लेकिन यहाँ पे केवल 2023 के ही केसेस आपको मैं कहूँगा पढ़ो, केवल 2023 के, बिकॉज वही आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा काम, और कुछ नहीं आने वाला। इसके अंदर 100 से लेके 150 से लेके 200 केसेस सॉरी यहाँ पे होंगे, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब केस लॉज के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके अंदर ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे नेम ऑफ द केस सबसे ज्यादा है, हर जगह पढ़ना है। कोरम क्या होता है, डिसेंटिंग ओपिनियन क्या होता है, ये लैंडमार्क केसेस में देख के चलिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो होते हैं वो भी लैंडमार्क के केस में ही देखना है आपको। फिर लॉज इन्वॉल्व जो होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और उसके साथ में जो आपका रेशियो टू स्टूडेंट डाई होता है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जो है हर केस के लिए पता होना चाहिए, रिसेंट हो चाहे लैंडमार्क हो, उससे मतलब नहीं है। फिर प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स और जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, ये आपका लैंडमार्क में पता होना चाहिए, रिसेंट में ना भी पता हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप ये समझ के चलिए कि आपके 45 डेज के अंदर मोटा मोटी, अगर मान लो आप एक आध दिन थोड़ा सा आराम भी करते हो, कुछ भी करते हो, आपका ये जो फाउंडेशन वाला पार्ट है अलॉन्ग विद केस लॉज आपका खत्म हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट बचे हुए 30 डेज हैं, उन 30 डेज का आपका सिंपल सा फंडा है कि आपको उसके अंदर रिवीजन पे और मॉक पेपर्स लगाने पे ध्यान देना है। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड अमाउंट क्या है कि 15 से लेके 20 मॉक पेपर आप लगाओ, तो मतलब हर दूसरे दिन एक मॉक पेपर आपका लग रहा है उस लास्ट रिमेनिंग टाइम फ्रेम में। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स मिलते हैं, तो वहां बेनिफिट क्या होता है कि जो पहले के 45 दिन भी होते हैं ना, वहां पे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि मैंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक का मॉक पेपर भी लगा लिया, तो मुझे पता चल गया कि भाई मैं कितना यहाँ पे पानी में हूँ, कितना मैंने पढ़ाई यहाँ पे करी, कैसे मैंने करा है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, आप जरूर से हमें बता सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।